हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा, जिसे आप प्रेरणा भी कह सकते हैं और इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा के प्रकार और स्रोत एवं सिद्धांत। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जाम वगैरह में अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, किसी वस्तु अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा का उत्पन्न होना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। इच्छा का उत्पन्न होना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। किसी भी कार्य को करने का बोध होता है प्रेरणा के द्वारा। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना, स्टिमुलस को प्रेरणा कह सकते हैं। अब देखिए परिभाषा गिलफर्ड के अनुसार, क्या गिलफर्ड जी ने क्या परिभाषा बताया है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा एक कोई ऐसी इच्छा है जो क्रिया का प्रारंभ करने एवं बनाए रखने को प्रवृत्ति या जागरूक करती है। ये गिलफर्ड जी का परिभाषा है प्रेरणा के बारे में। अब देखिए गुड जी ने क्या परिभाषा दिया है प्रेरणा का। प्रेरणा कार्य प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड जी ने बहुत ही सहज सरल भाषा में बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषा दिया है अभिप्रेरणा का। क्या बताया कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो जैसे प्रेरणा के माध्यम से ही हम किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं और जारी भी रखते हैं, प्रेरणा मोटिवेशन के द्वारा या अभिप्रेरणा के द्वारा, और नियमित भी करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो किसी कार्य को प्रारंभ किया है तो ये भी मोटिवेशन के द्वारा, चाहे हमारे अंदर की इच्छा हो, मोटिवेशन हो या बाहर की हो, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसे ये जारी रखना है, वीडियो जारी रखना है यानी, और नियमित करने की प्रक्रिया यानी नियमित रूप से वीडियो के बाद वीडियो, कई वीडियो अगर हम बनाए रखते हैं तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। तो दोस्तों आप भी हमें मोटिवेशन देंगे, प्रेरणा देंगे किस तरह से? अब हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा। अब देखिए प्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार के हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इजी है अभिप्रेरणा के प्रकार। सबसे पहला क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा है बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में जान लीजिए। यह अभिप्रेरणा स्वयं व्यक्ति के अंतर से जागृत होता है, व्यक्ति के अंदर से जागृत होती है एवं उसकी योग्यता को प्रमाणित करती है। और दूसरी क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा के बारे में देखिए, यह किसी अभिप्रेरक द्वारा जागृत होती है, किसी और के द्वारा जागृत होती है, जैसे इनाम, दंड, पुरस्कार आदि, इन सब के द्वारा बाहरी अभिप्रेरणा जागृत होती है। तो जैसे कि किसी बच्चों को हम इनाम देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप ये कविता सुनाइए, तो वो इनाम पाने के लिए खुश हो जाते हैं और कविता सुनाने की कोशिश करते हैं, यानी मोटिवेशन हो जाते हैं इनाम के लिए कि हाँ हमें इनाम मिलेगा, और उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से दंड, पुरस्कार आदि भी बाहरी अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा देखिए यहाँ पर दो प्रकार और बता सकते हैं आप, उसी का ये सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। सकारात्मक प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। अब देखिए नकारात्मक प्रेरणा क्या है। यहाँ पर नकारात्मक प्रेरणा बताया जा रहा है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे
किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। तो यानी नकारात्मक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा सेम ही हो गया, समझ में आया होगा। अब देखिए, अब शुरू करते हैं क्या है यहाँ पर प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत के बारे में भी जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा के निम्नलिखित 4 स्रोत है। 4 स्रोत क्या क्या है? सबसे पहले आवश्यकताएं, 1 नंबर, दूसरा हो गया चालक, और तीसरा उद्दीपन, और चौथा क्या है? प्रेरक। ये 4 स्रोत है। प्रेरणा के स्रोत याद रख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप फटाफट बता देंगे इन 4 स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आए हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, सबसे पहला है प्रमोद हास्य का सिद्धांत। प्रमोद हास्य का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? देखिए, आवश्यकता होती है, अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है, उसके बाद होता है इच्छा, उसके बाद इच्छा जागृत होनी चाहिए। जब इच्छा, आवश्यकता हुआ, इच्छा जागृत हुई, उस तभी हम फिर प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है प्रयास। प्रयास जब किया तो प्रयास किया, कोशिश किया, तो फिर सक्रियता हासिल हो जाती है, उसके बाद ही संतुष्टि मिल जाती है। ये हो गया प्रमोद हास्य का सिद्धांत। एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत क्या है? सामाजिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सामाजिक, ये तो याद रहेगा, बहुत इजी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इंसान सम्मान, प्रतिष्ठा, वर्चस्व, पैसे, स्थान, प्यार आदि का आवश्यकता महसूस करता है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। इन चीजों के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो जैसे सम्मान के लिए या प्रतिष्ठा के लिए अगर प्रयास करता है, तो ये आपका कौन सा अभिप्रेरणा कहलाएगा? सामाजिक। समाज में है ना, सम्मान किस में, कहाँ पर मिलता है? समाज में ही मिलता है। प्रतिष्ठा, पैसे, ये सारे सामाजिक, नाम से ही पता चल जाएगा। अगर एग्जाम्पल आया और पूछा गया कौन सी अभिप्रेरणा है, तो समझ जाइएगा सामाजिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये। उसके बाद दूसरा देखिए, उपलब्धि की आवश्यकताओं का सिद्धांत। उपलब्धि, यह सिद्धांत मैटलीलैंड ने दिया था। यह प्रवृत्ति बालक के अंदर जन्मजात होती है। बालक के अंदर जन्मजात होती है, पहले से ही होती है। तो इनमें बालक क्या करता है? स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, स्वयं खुद ही कार्य करने के लिए। जैसे स्वयं ही होता है, जैसे भूख लगना और कामुकता आदि इसका उदाहरण है। उपलब्धि की आवश्यकताओं का सिद्धांत। अब समझ लीजिए, भूख लगना जो उदाहरण है, तो भूख लगी है तो जरूरत है, आवश्यकता है किस चीज की? खाना खाने की। तो इससे समझ में आना है ना, भूख लगना अगर उदाहरण देते हैं, एग्जाम में आता है कि कौन से अभिप्रेरणा के सिद्धांत है, तो आवश्यकताओं का सिद्धांत, उपलब्धि की आवश्यकताओं का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ये है एक तरह से ट्रिक की, भूख लगा है तो खाने की आवश्यकता है, तो आवश्यकताओं का सिद्धांत, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? प्रत्याशा का सिद्धांत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूम ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्रूम जी ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया था। इसे मूर्तिकार सिद्धांत भी कहते हैं, मूर्तिकार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की सफलता की उम्मीद या प्रत्याशा होती है, वह सफल होते हैं। जिसके अंदर प्रत्याशा होती है, जिसकी उम्मीद होती है, तो वो सफल होते हैं। तो ये कौन से सिद्धांतों के अनुसार? प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत के अनुसार। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हुई, समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाती हूँ, और सीटेट या यूपीटेट की तैयारी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा आपको कामयाबी मिलेगी। आपको टेट के एग्ज़ाम में, यानी सीटेट के, या जो भी आप टीचर का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। आपको पढ़ाई जारी रखना है। इस तरह से आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ
कि आपको कामयाबी मिले, आप एग्ज़ाम क्लियर करें और आपको एक जॉब हासिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।